उठ जाग मुसाफिर कर मंगला दर्शन। ये रहेगा अपना आज का सेशन। नमस्कार साथियों, कल हमने करंट अफेयर्स के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उससे संबंधित आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा। कमेंट बॉक्स में आपको उनका आंसर छापना है। आज के सेशन में जो हम चर्चा करेंगे उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इस प्रकार रहेंगे: महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका निधन हुआ, उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित बातें जिसका हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं पहला, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। ये हो सकता है कि फैक्ट मैंने आपको कल नहीं बताया, लेकिन पिज्जा और बर्गर जो बने बनाए चीजें खाने की आदत पड़ी हुई है, उसको छोड़ो और थोड़ी मेहनत करो, किताबें खंगालो और गूगल करो और इसका आंसर ढूंढ के कमेंट्स बॉक्स में छापो। वर्ष 2022 में भारत की कितनी साइट को रामसर साइट घोषित किया गया? कुल टोटल रामसर साइट भारत में 75 हो गई है, ये कल हमने बात की थी। मेरा प्रश्न ये है कि 2022 में, केवल वर्ष 2022 में कितनी रामसर साइट को, कितनी साइट्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया भारत में? दूसरा सवाल, पराग में, जहां पर अभी भारतीय दूतावास के भवन का उद्घाटन हुआ, लैटिन अमेरिकन देश पराग्वे, उस भवन का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? ये मेरा दूसरा सवाल है, आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है। तीसरा सवाल, अगस्त 2022 नीति आयोग की दिल्ली में बैठक हुई, संचालन परिषद की। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनका नाम है सुमन बेरी। और नीति आयोग की इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऐसे राज्य जिसमें उपराज्यपाल हैं वो, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, ये सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि नीति आयोग का गठन कैसे किया गया? नीति आयोग का गठन कैसे किया गया? आपको ध्यान होना चाहिए, इससे पहले योजना आयोग भारत में कार्य कर रहा था और मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया है। तो ऑप्शन में आपको इसमें 4 की जगह 3 ही दे रहा हूं, आप किस्मत वाले हैं कि आपको 3 ऑप्शन में से आंसर का चयन करना है। पहला ऑप्शन रहेगा कि ये तो एक संवैधानिक संस्था है, संविधान ने इसका गठन कर दिया। दूसरा ऑप्शन है संविधिक संस्था है, मतलब एक गैर संवैधानिक संस्था ऐसी जिसका गठन हाउस में प्रस्ताव पास करके किया गया, विधेयक पास करके किया गया। तीसरा ऑप्शन है सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसको कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक आदेश भी कह सकते हैं, के द्वारा नीति आयोग का गठन हुआ। अब ये जो पहला ऑप्शन है इसको कहेंगे ये संवैधानिक संस्था है, और इन दोनों ऑप्शन के लिए बात करेंगे, अगर कोई सही है तो कहा जाएगा कि यह गैर संवैधानिक संस्था है। तो ये 3 सवालों के आंसर की मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, और आप इसको अच्छे से छापेंगे। आज के इस सेशन में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है उससे संबंधित बात करेंगे। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हाल ही में की गई है, और उन व्यक्ति का जो नाम है उनका नाम है यू यू ललित। यू यू ललित। अब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बारे में थोड़ी सी बात अपन करें कि उच्चतम न्यायालय का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में है, सारे आर्टिकल इससे संबंधित है। भाग 5 में इसका उल्लेख है संविधान के। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किसमें है? तो संविधान के भाग 5 में है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसको शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। ये अपना त्याग पत्र इसको देता है तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल होता है 65। और उसका पद जो है वो कैसे समाप्त होता है? तो या तो वो स्वयं त्याग पत्र दे दे, या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए, और या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में एक जानकारी ये आप रखिए कि जब राष्ट्रपति नहीं होता है
और उपराष्ट्रपति भी जब नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर नियुक्त माना जाता है, वो कार्यकारी नियुक्ति मानी जाती है। ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ है क्या? तो हुआ है। कब हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की जब मृत्यु हुई थी तो वराहगिरी वेंकटगिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। यानी कि वो एक ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने अपना त्यागपत्र अपने खुद को दिया, क्योंकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उनके त्यागपत्र देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान साहब को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। यू ललित साहब जिन्होंने अभी शपथ ली है देश के 49वें 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, इनका कार्यकाल भी नवंबर 2022 में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कौन बनेगा उस पर अपन चर्चा करेंगे। पर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित वर्तमान में है। सेकंड टॉपिक, एक संस्था है भारत में, उस संस्था का नाम है CSIR। CSIR का पूरा फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक संस्था है CSIR। इस संस्था में जब से संस्था बनी है तब से इसका महानिदेशक जो रहा है वो हमेशा पुरुष रहा है और पहली बार इस संस्था की निदेशिका बनी है एक महिला। 80 वर्षों के इतिहास में पहली बार इस संस्था की एक निदेशक बनी है। क्या नाम है उनका? नलाथम्बी कलाईसेल्वी। साउथ इंडियन है, नलाथम्बी कलाईसेल्वी। अब CSIR संस्था की इंपॉर्टेंस क्या है कि पूरे देश भर में इसके लगभग 38 से ज्यादा तो अनुसंधान केंद्र हैं, 4,500 से ज्यादा इसमें वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और ये जो CSIR संस्था है, इस CSIR संस्था की पहली बार आजादी के बाद एक महिला निदेशक बनी है जिसका नाम है नलाथम्बी कलाईसेल्वी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, CVC नाम सुना है आपने? सेंट्रल विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इस पद पर नियुक्ति की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो था इसका गठन जो हुआ था वो संधारण समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1964 में किया गया था। और 1964 में जब इस संस्था का गठन किया था उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस संस्था का काम क्या है? तो जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें अधिकारी और कर्मचारी जो भ्रष्टाचार की शिकायतें उनको मिलती है उन पर मिलती है तो उनकी ये जांच करता है। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो इस पद पर कौन बैठा है अभी? सुरेश एन पटेल को नियुक्ति मिली है। सुरेश एन पटेल को इस CVC के पद पर नियुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 समिति कमेटी होती है इसमें। एक प्रधानमंत्री होते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे होते हैं इसमें गृह मंत्री, और तीसरे होते हैं विपक्षी दल, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका लीडर। ये तीनों व्यक्ति मिलकर इन तीनों की सिफारिश पर सुरेश एन पटेल को CVC का आयुक्त नियुक्त किया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। ये अपने को ध्यान रखना है। एक बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन,
अर्थ ओवर शूट डे, ये क्या? अर्थ ओवर शूट डे, नाम सुना है कभी आपने? अर्थ ओवर शूट डे, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हमको 7 दिन के लिए 500 रुपए की खर्ची अपने पापा ने दी और हमने उसको 3 दिन में खर्च कर दिया। अब 4 दिन तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर अर्थ अर्थ ओवर शूट डे में एक कैलेंडर वर्ष में एक नियत तिथि तक एक मानव जो है वो पूरे वर्ष भर में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपभोग करता है। तो कितनी तारीख तक वो उपभोग कर लेता है? क्या वो उस प्राकृतिक संसाधन को पूरे वर्ष भर चलाता है? तो नहीं, वो बहुत जल्दी ही प्राकृतिक संसाधनों को जितना एक वर्ष में खर्च करना होता है उससे पहले ही वो खर्च कर देता है। इसका मतलब ये है कि बाकी के महीनों में वो प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन कर रहा है और प्रकृति के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है ये अर्थ ओवर शूट डे, और 2022 में 28 जुलाई को अर्थ ओवर शूट डे बनाया। इसका मतलब ये है कि हमने 28 जुलाई तक ही पूरे वर्ष में जितना हमको प्राकृतिक संसाधन काम में लेना था उतना ले लिया। अब ये पिताजी के खर्चे की तरह तो है नहीं कि पिताजी नहीं देंगे तो आगे सूखा हो गया, या तो उनको डेली रिक्वायरमेंट है तो हम प्रकृति का क्या करना शुरू करेंगे, दोहन करना शुरू करेंगे। और पिछले साल ये 29 जुलाई को पूरा हुआ था, यानी कि इस बार हम एक दिन पहले ही प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग कर चुके थे। तो एक सांकेतिक रूप से ये अर्थ ओवरशूट डे मनाना शुरू किया है ताकि हम अवेयर रहें कि हम प्रकृति के संसाधन वो भी एक एसेट्स है, उसको लिमिटेड हम काम में लें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनको अच्छे से बचा सके। नेक्स्ट टॉपिक डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है इसकी फुल फॉर्म? डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। इसका एक नया अभी चेयरमैन बना है डीआरडीओ का, उसका नाम है समीर वी कामत। समीर वी कामत ये डीआरडीओ का नया चेयरमैन बना है। अब हम भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उन सक्सेस की चर्चा करते हैं जिनका निधन हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचोव। ये यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो इनकी इतनी इंपॉर्टेंस कैसे है कि भाई ये चर्चा के विषय बन गए। हर देश के अंतिम राष्ट्रपति मरते तो सबका तो पड़ते हैं नहीं, पर ध्यान देने की बात ये है कि मिखाइल गोर्बाचोव जो यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे, इन्होंने शीत युद्ध का अंत किया था जो अमेरिका और रूस के बीच में चल रहा था, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध हुए। 1990 का इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। 1990 का इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है और ये उदारवादी अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसी नीति की वजह से यूएसएसआर का विघटन हुआ। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर सोवियत रूस का विघटन हुआ और एक अलग से देश बना रूस। हालांकि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो कुल 15 देश अस्तित्व में आ गए। इसमें रूस है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, ऐसे कई सारे देश थे जो अस्तित्व में आए थे। वर्तमान में इन्हीं देशों के बीच में संघर्ष चल रहा है जिसमें यूक्रेन और रूस का विवाद जो है वो सर्वविदित है। एक प्रश्न है, यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति कहां पर है? वो काला सागर के उत्तर में है, काला सागर के दक्षिण में है, या भूमध्य सागर के दक्षिण में है, या प्रशांत महासागर के पूर्व में है? तो ये इस तरीके के प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जब संघर्ष होता है देशों के बीच में तो किसी भी देश की स्थिति या किसी भी देश का कोई स्थान जो चर्चा में रहा हो
जैसे हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भारतीय विमान का किडनैप वो हाईजैक हुआ था बोइंग का। अफगानिस्तान में उसको कंधार शहर में लेकर गए थे और फिर कुछ आतंकवादियों को छोड़ा गया था, उसके बदले में विमान को उन्होंने छोड़ा। इस तरीके की कुछ सौदेबाजी हुई थी। तो उस समय जब आरिस का पेपर हुआ था, उस पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंधार स्थित है। अब उसमें चार ऑप्शन थे, उत्तरी अफगानिस्तान, मध्य अफगानिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो दक्षिणी अफगानिस्तान। तो इसी तरीके से अभी जो यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, आपस में युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो काला सागर के उत्तर में। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अजरबैजान और अर्मेनिया, इसमें अजरबैजान और अर्मेनिया ये जो देश है वो भी आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो अजरबैजान जो देश है वो कैस्पियन सागर के पश्चिम में है। तो ये जो कैस्पियन सागर है इसके पश्चिम में देश है अजरबैजान। और ये जो काला सागर है इसके उत्तर में देश है यूक्रेन। यूक्रेन यूरोप का देश माना जाता है। तो इन देशों के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो काला सागर के उत्तर में स्थिति है यूक्रेन की और कैस्पियन सागर के पश्चिम में स्थिति है अजरबैजान की। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा राकेश झुंझुनवाला। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस मार्केट से था, किस फील्ड से था? तो शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। एक अलग से टॉपिक दे रखा है आरएस के अंदर। इन्हें स्टॉक मार्केट में किस नाम से जाना जाता था? स्टॉक मार्केट में दो नाम बड़े चर्चित होते हैं, एक तो तेजड़िया और एक मंदड़िया। बुल, सांड और बियर, भालू। भालू सुस्त होता है, ढीला पड़ा रहता है, मार्केट मार्केट नीचे गिरता है। बुल, सांड तेज आक्रामक होता है, वो मार्केट को ऊपर लेकर जाता है। तो राकेश झुंझुनवाले को भारतीय शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिग बुल। वो जबरदस्त तेजड़िए थे। इन्होंने एक एयरलाइन कंपनी की भी स्थापना की थी और अभी उस कंपनी को लाइसेंस मिल गया है। ये भारत की निजी एयरलाइन की कैटेगरी में आई है और उस एयरलाइन का नाम है अकाशा एयरलाइन। ये इन्हीं की फर्म ने इसको चलाया है। तो राकेश झुंझुनवाला भारतीय शेयर बाजार के जाने माने बिग बुल, इनका हाल ही में निधन हुआ और उन्हीं की फर्म के द्वारा अकाशा एयरलाइन निजी क्षेत्र में का संचालन किया गया। ये हम ध्यान रखें। नेक्स्ट, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो मिखाइल गोर्बाचोव महत्वपूर्ण व्यक्ति, राकेश झुंझुनवाला भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण व्यक्ति। और अब जो नेक्स्ट व्यक्ति हैं वो भी बड़े ही महत्वपूर्ण है, उनका भी अभी निधन हुआ है। वो जेएनयू और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं और उनका नाम है अभिजीत सेन। अभिजीत सेन जो है उनका जो वर्किंग एरिया था, कार्य क्षेत्र था, वो किस विषय में सिद्धांत थे? तो इकोनॉमिक के मामले में। और कौन सी अर्थव्यवस्था के मामले में? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मामले में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित इनके रिसर्च बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। ये एमएसपी के प्रबल समर्थक थे। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में भी किसान आंदोलन में काफी बातें हुई थी। और दूसरा है राष्ट्रीय वितरण प्रणाली। ये बोलते थे कि समस्याओं का जो समाधान है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, वो इन दोनों को सही करने से ही होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इन्हें पद्म भूषण भी मिला था और राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना का प्रतिपादन करने वाले भी यही थे, जिनका हाल ही में भी निधन हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास की। पहला सैन्य अभ्यास, प्रमुख सैन्य अभ्यास। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सैन्य अभ्यास कब हुआ, कहाँ हुआ, किन किन देशों के बीच में हुआ और उस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या था। तो इस संदर्भ में हम कुछ बात करते हैं महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे पिच ब्लैंक। ये एक युद्धाभ्यास है जिसमें भारत ने भाग लिया था और विश्व के 16 देशों ने मिलकर इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। और ये जो युद्धाभ्यास था वो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में संपन्न हुआ। डार्लिन नहीं, डार्विन शहर।
संपन्न हुआ। और ये 2-2 वर्ष के अंतराल में युद्धाभ्यास होता है। कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, तो इस बार 2022 में भी किया गया। और ये जो युद्धाभ्यास है, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि बड़े लेवल पे जब कोई युद्ध हो जाए तो एक ज्वाइंट सेना किस तरीके से उसको हैंडल करे, ऑपरेशन में भाग ले, इसकी प्रैक्टिस करना इसका उद्देश्य था। दूसरा युद्धाभ्यास पिनवैक्स। पिनवैक्स पिनवैक्स जो है वो थल सेनाओं के बीच में हुआ युद्धाभ्यास है। ये भारत और वियतनाम के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था। थल सेना पिच ब्लैक में कौन सी सेना ने भाग लिया था? तो वायुसेना ने। और पिन पैक्स में कौन सी सेना भाग ले रही है? तो थल सेना। ये किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत व वियतनाम। भारत व वियतनाम। और ये कहां पर हुआ था? तो पंचकुला में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो यूएनओ के शांति मिशन में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की नियुक्ति किस तरीके से की जाए, इसका सैन्य अभ्यास किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सैन्य अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज उदार शक्ति। एक्सरसाइज उदार शक्ति। यह भी अगस्त 2022 में इसका युद्धाभ्यास हुआ। ये बिटवीन भारत और मलेशिया के बीच में था। रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य था। और ये जो युद्धाभ्यास था वो वायुसेना के बीच में हुआ। वायुसेना, इसमें भाग लेने वाली जो सेना थी वो वायुसेना थी। ठीक है। अब नेक्स्ट युद्धाभ्यास है, उसका नाम है अल नजा। अल नजा। ये भारत व ओमान के बीच में हुआ। अल नजा युद्धाभ्यास भारत में ओमान के बीच में हुआ। ओमान एक गल्फ कंट्री है, रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ इस भारत और ओमान के बीच में होने वाले इस युद्धाभ्यास में जिसमें थल सेना ने भाग लिया था, महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान थार के मरुस्थल में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया। तो अल नजा में सेना कौन सी थी? थल सेना। पिंच ब्लैक में सेना कौन सी है? तो वायुसेना। पिन पैक्स में सेना कौन सी है? तो थल सेना। एक्सरसाइज इस उदार शक्ति में सेना कौन सी है? तो वायुसेना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। और अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए हैं, उसके बारे में संक्षिप्त बात। हालांकि इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, पर मेरा था सिंपल सा सवाल है कि राष्ट्रमंडल जो खेल है उसमें भारत की क्या स्थिति रही, और उससे पहले ये राष्ट्रमंडल देश होते क्या है जो किसी समय ब्रिटेन के गुलाम थे, उपनिवेश थे। वो स्वतंत्र देशों के बीच में एक खेलों का प्रतिस्पर्धा होती है, आयोजन होता है, जिससे राष्ट्रमंडल के देश कहा जाता है, राष्ट्रमंडल के खेल कहा जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। शीला दीक्षित की दिल्ली में जब सरकार थी तब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, और उस समय जो सुरेश कलमाड़ी जी थे उनके ऊपर काफी आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। बहरहाल राष्ट्रमंडल देश में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश को मिला? तो ऑस्ट्रेलिया को। दूसरा स्थान इंग्लैंड। तीसरा स्थान कनाडा। चौथा स्थान भारत। ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे कनाडा और चौथे नंबर पे भारत का इसमें नंबर आया। ठीक है। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते? तो भारत में इसने 22 गोल्ड सहित 61 पदक जीते। पदक तालिका में जो क्रम मिलता है वो गोल्ड मेडल में पदक की संख्या के हिसाब से मिलता है, न कि कुल पदक की संख्या के हिसाब से। हो सकता है किसी देश को पदक ज्यादा मिले हो, लेकिन किसी अन्य देश की तुलना में अगर उसे गोल्ड मेडल कम मिले हैं तो भी पदक तालिका में उसका स्थान पदक ज्यादा होने के बावजूद भी नीचे ही माना जाएगा। इस राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था? तो मास्को। राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था? तो मास्को। इस राष्ट्रमंडल खेल की क्या कुछ खास विशेषता थी इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ? पहली बात, महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। दूसरी बात, शूटिंग इस बार शामिल नहीं थी, वरना भारत की स्थिति और ज्यादा स्ट्रांग होती। तीसरी बात, भारत ने किस इवेंट में सबसे ज्यादा पदक जीते? तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। अगर शूटिंग नहीं है तो फिर दूसरा नंबर कुश्ती का ही आता है। तो कुश्ती में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीते।
और राष्ट्रमंडल जब शुभारंभ होता है तो ध्वजवाहक हर देश का होता है टीम का आगे आगे। तो भारतीय टीम का ध्वजवाहक कौन था? तो निकहत जरीन। निकहत जरीन ये बहुत प्रसिद्ध मुक्केबाज है। इन्हें भारतीय टीम के ध्वजवाहक होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब कुछ बात करें बड़ी मजेदार, राजस्थान के घेवर की बात कर लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक की बात कर लेते हैं। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल, इसका ये जो खेल हुए हैं ये पहली बार आयोजन हो रहा है इसका। और ये जो खेल है वो कुल कितने स्तर पर हो रहे हैं? तो ये 4 स्तर पर खेल हो रहे हैं। सबसे निचला स्तर जो है वो ग्राम पंचायत स्तर है, उसके ऊपर ब्लॉक स्तर, उसके ऊपर जिला स्तर और उसके ऊपर राज्य स्तर। ये 4 चरणों में 4 स्तर पर ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शीर्ष लेवल पे राज्य स्तर है और सबसे निचले लेवल पे ग्राम पंचायत स्तर पर इस खेल का आयोजन हो रहा है। मुख्यतः 6 खेल इसमें ग्राम पंचायत स्तर में शामिल किए गए हैं। मुख्यतः 6 खेल इसमें ग्राम पंचायत स्तर में शामिल किए गए हैं। इसका शुभंकर रखा है शेरू, इसका शुभंकर रखा है शेरू और ये 29 अगस्त से प्रारंभ हुआ और ये अक्टूबर में जाके खत्म होगा। अभी इसका एक चरण, 2 चरण इसके समाप्त हो गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर का चरण समाप्त हो गया है और धीरे धीरे ये अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते शीर्ष लेवल तक का भी समापन हो जाएगा। इसके प्रमुख खेल कौन कौन से हैं? तो कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस बॉल क्रिकेट और शूटिंग वॉलीबॉल। ये टोटल इसके 6 खेल हैं। कबड्डी, खो खो, शूटिंग वॉलीबॉल। ग्राम पंचायत स्तर पर इन 6 खेलों को शामिल किया है। इसमें कबड्डी, खो खो, शूटिंग वॉलीबॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट। ये 20-20 ओवर का तो नहीं है, पर पुरुषों के बच्चों के लिए 12 ओवर का, लड़कियों के लिए इसमें 10 ओवर के मैचेज का सिस्टम रखा है। और इसके अलावा हॉकी। 6 हो गए हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5। एक कौन सा रह गया इसमें? शूटिंग वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, एक वॉलीबॉल, ओनली वॉलीबॉल। 1 2 3 4 5 और 6। मोटे तौर पर 6 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें कई लाख खिलाड़ियों ने, कहते हैं करीब 3 से 4 लाख खिलाड़ियों ने तो ग्राम पंचायत स्तर पे भाग लिया था और ये बड़े पैमाने पर खेल का आयोजन किया जा रहा है। और इस खेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जीके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। पाल गांव, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पाल गांव। ये लूणी पंचायत में आता है और जिला है इसका जोधपुर। और उद्घाटन करने वाले कौन है? तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और क्रीड़ा खेल परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, बड़ी फेमस इंटरनेशनल खिलाड़ी रही है। डिस्कस थ्रो में उन्होंने कई बार भारत को पदक दिलवाए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है वो हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाएगा। 29 अगस्त तिथि आप सबको ध्यान है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, पुण्यतिथि नहीं है, जन्म दिवस है 29 अगस्त। और मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन से राजस्थान सरकार के द्वारा पालगांव लूणी पंचायत जोधपुर जिले से राजस्थान राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज का आपको सेशन कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। कुछ सजेशंस आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। आपको पर्सनली किसी टॉपिक पर डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो साइंस का टॉपिक हो सकता है, वो इतिहास का भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर ये जो सेशन अपना रहेगा
वो करंट अफेयर्स का ही सेशन रहेगा। हम जल्दी ही अपने सारे कोर्सेज को आर्यन ऑनलाइन ऐप पर डालने जा रहे हैं। जो भी हर कोर्स को विस्तार से पढ़ना चाहता है, जो केवल राजस्थान के जीके को ही पढ़ना चाहता है या हिस्ट्री को या संविधान को या किसी भी कोर्स को पढ़ना चाहता है, वो हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकता है। धन्यवाद।